हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना लास्ट चैप्टर करेंगे हेमाटोलॉजी का, जो कि ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर है। बहुत इजी चैप्टर है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। आइए इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे। डोनर से लिया हुआ ब्लड को हम एज इट इज, मतलब सीधे ब्लड लिया उसको होल ब्लड कहते हैं। उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या उसमें से कॉम्पोनेंट्स बना के भी निकाले जा सकते हैं। कॉम्पोनेंट्स बनाने के क्या फायदे होते हैं। एक डोनेशन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं और डिजीज़ के हिसाब से केवल हम वो वही कंपोनेंट डालेंगे जो हमें ज़रूरत है। इससे पेशेंट को फॉरेन मटेरियल एक्सपोजर एक तो कम होगा, क्योंकि जो चीज़ की डेफिशिएंसी है अगर वही डाली तो हमें एंटीबॉडी रिएक्शन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। होल ब्लड हो गया, पैक्ड आरबीसी हो गए, प्लेटेड कंसनट्रेट हो गया, फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा हो गया, क्रायो प्रेसिपिटेट हो गया। अदर भी होते हैं, पीआरपी, पीपीपी, ये नीचे हम समझ लेंगे। अच्छा, होल ब्लड क्या होता है। डोनर से लिया ब्लड एज इट इज। ये ट्रॉमा और एक्यूट ब्लड लॉस में बहुत काम होता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका 4 यूनिट ब्लड बह गया, तो इस टाइम पे कंपोनेंट्स चढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। इस टाइम में सीधे पहले आप 4 यूनिट वो चढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या डेफिशिएंसी है, फिर उसको करेंगे। पैक्ड आरबीसी हमारा क्या होता है, प्लाज्मा से निकला कंसंट्रेटेड आरबीसी। इसको क्रोनिक एनीमिया में बहुत काम आता है और इससे वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होता है, यानी आरबीसीज तो पहुंच जाएंगे लेकिन एक्सेस ब्लड नहीं जाएगा इसमें, नहीं तो अदरवाइज हमें बहुत सारा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। प्लेटेड कंसंट्रेट क्या होता है, प्लेटेड रिच प्रोडक्ट। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग में प्रिवेंट होता है। देखिए प्लेटेड, आप सीधा पता है आपको, डेंगू में प्लेट चढ़ती हैं, उसका जम्बो पैक, वही सारी चीज़ें हैं। फिर एफएफपी, फ्रोजन फ्रेश प्लाज्मा। ठीक है, ये इमीडिएटली फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए होता है, इसका बहुत स्पेसिफिक यूज है। फिर लास्ट अगेन बहुत कम यूज होता है क्रायो प्रेसिपिटेट का। ये कोल्ड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स के सेंट्रीफ्यूगेशन से आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, लाइट स्पिन अगर आप करेंगे होल ब्लड को 3 मिनट के लिए, तो आपको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाएगा, पीआरपी, और पेक्सेल अलग मिल जाएंगे। वही अगर हैवी स्पिन आपको फिर कर देंगे, नहीं पहले तो आपने लाइट स्पिन किया, फिर सेकंड में आपने हैवी स्पिन किया प्लेटेड रिच प्लाज्मा का, तो आपको प्लेटेड एकदम कंसंट्रेटेड मिल जाएंगे। और बाकी जो हमारा कुछ हिस्सा है उसमें प्लेटेड पुअर प्लाज्मा हो जाएगा, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए। देखिए रूम टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री पे ही प्लेटेड तैयार हो पाती है। बाकी कंपोनेंट्स जो कोल्ड टेम्परेचर पे तैयार हो पाते हैं। अब स्टोरेज देख लेते हैं इसकी। होल ब्लड जो होता है, जिसका यूज ब्लड लॉस एनीमिया में होता है, इसका स्टोरेज 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कर सकते हैं, 21 से 35 दिन। ठीक है, पैक्ड आरबीसी क्रोनिक एनीमिया में जो काम आता है, इसमें 100 ml आपको एडिटिव जैसे सीपीडी डालना पड़ता है और ये आप 42 दिन के लिए रख लेंगे। प्लेटलेट कंसंट्रेट जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यूज होता है, इसमें 20 से 24 डिग्री रूम टेम्परेचर होना चाहिए और केवल 5 दिन चल पाती है ये। फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा जो होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसीज में होता है और इसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप फ्रीज कर सकते हैं 8 घंटे के लिए, बस बहुत कम शेल्फ लाइफ है इसकी। ठीक है, फ्लो स्नैपशॉट होल ब्लड टू प्रोडक्ट्स, यानी कि होल ब्लड लेंगे, उसमें आप लाइट स्पिन मारोगे, लाइट स्पिन से आपको मिलेगा पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा 250 ml, 500 ml जो हमने ब्लड लिया था, और पैक्ड सेल मिल जाएंगे आपको बचे हुए 270 ml। अब आप हैवी स्पिन कर देते हैं अगर इसी पीआरपी को, तो ये 200 में टूट जाएगा, यानी प्लेटलेट एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे और बाकी प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट बहुत कम है वो निकल आएगा। उससे हम बना लेते हैं फ्रोजन फ्लैश प्लाज्मा, जो कि बहुत जल्दी फ्रीज हमें करना पड़ता है, नहीं तो वो रुक नहीं पाता। हेमोफ्रेसिस, हेमोफ्रेसिस आज के समय में इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें हम क्या करते हैं, डोनर से ब्लड ले लेते हैं, उसको एंटीकोगुलेट करके केवल डिजायर्ड कंपोनेंट अलग कर लेते हैं और बाकी ब्लड डोनर को वापस कर देते हैं, और ये प्लेटेड निकालने के लिए मेन यूज होता है। फिर कुछ हम वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर रूल हमारा, ये याद करने का फनी तरीका। लाइट स्पिन करेंगे, रफ ब्लेंड करेंगे तो पीआरपी अलग हो जाएगा। हैवी स्पिन करेंगे तो फाइन ब्लेंड होगा। जैसे आप हैवी मिक्सचर चलाते हैं तो एकदम बारीक पीस देता है ना, वही वाला है, उसमें प्लेटलेट निकल आएगा। राइट की फॉर राइट लॉक, ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे है कि ट्रॉमा जब होगा तो आपको होल ब्लड देना है, क्रोनिक एनीमिया में आपको पैक्ड आरबीसी देने हैं, लो प्लेटलेट में प्लेटलेट कंसंट्रेट देना है। यानी कि एक अप्रोच ये बहुत अच्छी है कि केवल जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को आप देंगे, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिएक्ट नहीं करेगा और बहुत जल्दी उसको एडजस्ट कर लेगा। इसमें पूरा वो ये है। आप सोचोगे मन में, यार आपके मन में एक सवाल आना चाहिए ना कि भाई जब हमें
कोई डोनर ब्लड दे रहा है तो उसको होल ब्लड को चढ़ाना तो बहुत ईजी है, आपने केवल उसकी बेसिक टेस्टिंग करी और चढ़ा दिया। लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट निकालना, उनको प्रिजर्व करना, उसकी शेल्फ लाइफ देखना, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इससे आप बॉडी की जो नेचुरल एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी में कोई भी फेरोमोन मटेरियल डाल दो, चाहे वो उसके फायदे का हो, वो उसको रेजिस्ट करेगी। तो उस पूरी चीज को आप बाईपास कर लेते हो कि भाई केवल ये चीज की कमी थी, तो बॉडी कहती है लाओ इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, रूम वर्सेस फ्रिज, केवल प्लेटलेट्स जो रूम टेम्परेचर भी 20 से 24 होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको 40 डिग्री पे रखा हुआ और बाकी कंपोनेंट सारे फ्रिज में जाते हैं। एग्जाम को केस देख ही लिया आपने, वन पेज समरी में देख लेते हैं, कुछ नया हो तो। इसमें भी हमारा ज्यादातर चीजें हो गई क्योंकि चैप्टर ये बहुत छोटा है। लाइट स्पिन से क्या होता है, हेवी स्पिन से क्या होता है, नहीं कर चुके हैं, और रिपीटेटिव पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को भी मजा नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये हेमाटोलॉजी का लास्ट चैप्टर भी हो गया। और मैं हर वो स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुँचा है उसका अलग से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत फुलफिलिंग रही है। आपको पढ़ाने में मैंने उतना ढंग से नहीं, मतलब उतना ज़्यादा ढंग से पढ़ा है जितना मैंने खुद पढ़ने में नहीं पढ़ा। खुद पढ़ आदमी पढ़ता है तो बेसिक बेसिक चीज़ें, अच्छा एक टाइम में आप जब आप कंटिन्यू स्टडी करते हो तो आप ट्रिक्स निकाल लेते हो। मतलब जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि इतना कर जाऊंगा तो भी मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन जब आप पढ़ाने के लिए पढ़ते हो तो आपको ये सोचते हो कि उसको भी सिखाना है जिसको टीचर भी नहीं सिखा पा रहा। एग्जाम बडी का रोल यही होता है कि जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको भी समझाना है, और जिसको सब समझ में आ रहा है उसको भी समझाना है। तो मेरे ये टॉपिक्स मैंने इतनी बार आपको पढ़ाने से पहले रिवाइज करे हैं, 4-4 5-5 बार, कि भाई क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी करूं। हालांकि मैं अभी भी कहता हूं कि यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है, और ना हम हमें बनना, हमें तो आपका एग्ज़ाम बडी बनना है कि भाई एग्ज़ाम आपको आए तो आपको पता है कि भाई इस चैनल से मैं पढ़ के आराम से पास हो जाऊंगा। तो आपको जो लाइफ एक्सप्लोर करने का मन है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कम टाइम में आपको एफिशिएंट स्टडी हो जाएगी। और यही आज का मोटो है। आज के टाइम में जो स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। हार्ड वर्क तो देखिए हर कोई करता है, रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी रिक्शा चला के रिक्शा ही पर ही उसका करियर खत्म हो जाता है। तो हमेशा स्मार्ट वर्क करिए, और स्मार्ट वर्क करने के लिए मेंटर बनाइए। मैंने भी जो आपको पढ़ रहा हूँ तो मैंने भी किसी के अंडर मेंटरशिप में सारी चीज़ें सीखी है, तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरा नाम कभी वीडियो में डालना मत, नहीं तो मैं उनका नाम ज़रूर लेता कि जिन्होंने मुझे ये सब चीज़ें इतनी डिटेल से सिखाई कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। तो अब माइक्रोबायोलॉजी रह गया है, और उसको मैं इस तरीके से तैयार करूँगा कि उसको अपन हाई लेवल करेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और उसको पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू।